यानी कि चिकन पॉक्स को जो है हुमैका बोलते हैं। हुमैका जो है अरबी भाषा का शब्द है। चेचक जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है। और हुमैका जो है वो अरबी भाषा का शब्द है जो अहमक से बना है। ए है मैं के अहमक, अहमक से बना है। हुमैका, अहमक कहते हैं बेवकूफ को। ठीक है। इस बीमारी को, चूंकि बीमारी बनने का सलीका नहीं आता, ये लिखा हुआ है किताब में कि इस बीमारी को चूंकि बीमारी बनने का सलीका नहीं आता। सलीका इसलिए नहीं आता क्योंकि जिस तरीके से इसमें इंसान के ऊपर दाने निकलते हैं, और वो जो दाने निकलते हैं वो एक साथ नहीं निकलते, एक साथ पकते नहीं, और एक साथ जो है वो बैठते नहीं, बल्कि क्या होता है, एक दाना निकल रहा है, एक बड़ा है, एक बैठ रहा है। और आदमी की कंडीशन अजीब सी हो जाती है चेहरे वेहरे पे, जब सारे पे निकलते हैं देखने में अजीब सा लगता है। लेकिन उसकी तेजी इतनी ज्यादा नहीं होती जैसे कि स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स आदमी को बहुत खराब कर देता है, बिल्कुल एकदम जानलेवा बीमारी, वबा के तौर से आई थी। ठीक है। ये उसकी तरह नहीं होता चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स भी जो है वो फैलने वाली बीमारी है। ठीक है। क्योंकि हम इन्फेक्शियस डिजीज पढ़ रहे हैं तो ये भी उसी का हिस्सा है। चिकन पॉक्स भी लगने वाली बीमारी है, फैलने वाली बीमारी है, लेकिन इसकी तेजी इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी स्मॉल पॉक्स की होती है। स्मॉल पॉक्स की कंडीशन ये है कि अगर स्मॉल पॉक्स आंख में निकली तो आंख को बिठा देती है, फोड़ देती है आंख को। नाक में निकली तो नाक से सूंघने की शक्ति खत्म। मुंह के गले से निकली तो आवाज खत्म। कान में निकली तो सुनाई देना बंद। इतनी बुरी तरीके से डैमेज करती थी ऑर्गन्स को। इसके अंदर वो चीज नहीं है, इसकी तेजी इतनी ज्यादा नहीं होती। तो इसको बेवकूफ बीमारी भी कहते हैं। हुमायका को, चिकन पॉक्स को बेवकूफ बीमारी भी कहते हैं। कंकर पत्थर, बाद आबला, खारका भी इसके सिनोनिम्स हैं। बेवकूफ बीमारी, कंकर पत्थर, खारका, बाद आबला, ये भी इसके सिनोनिम्स हैं, यानी कि ये सब चिकन पॉक्स यानी हुमायका ही को बोलते हैं। इसका मादा भी मुतबिका उफूनिया ही होता है। जैसा कि स्मॉल पॉक्स का मादा जो है वो मुतबिका उफूनिया, स्मॉल पॉक्स यानी कि जुदरी, जैसे कि जुदरी का मादा जो है वो मुतबिका उफूनिया होता है, इसका मादा भी मुतबिका उफूनिया ही होता है। मुतबिका किसे बोलते हैं? मुतबिका जब खून के अंदर जोश आ जाए या खून के अंदर उफूनत पैदा हो जाए, जो उसकी वजह से बुखार आता है, उसको मुतबिका बोलते हैं। फिर मुतबिका के अंदर दो टाइप बताई थी मैंने। एक मुतबिका गिलियानिया, जिसके अंदर जोश, खून के जोश आने की वजह से जो होता है। एक मुतबिका उफूनिया, यानी कि जो खून के अंदर सड़ांध पैदा होने की वजह से जो बुखार होता है उसको मुतबिका उफूनिया बोलते हैं। तो स्मॉल पॉक्स यानी कि जुदरी, और आपका चिकन पॉक्स यानी कि हुमैका, ये दोनों के दोनों जो है मुतबिका उफूनिया की किस्म से हैं। लेकिन इसके अंदर उफूनत की तेजी जो है वो इतनी ज्यादा नहीं होती, चिकन पॉक्स के अंदर इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी कि स्मॉल पॉक्स के अंदर होती है। ठीक है। और इसके कई नाम हैं, जैसे इसे एक बेवकूफ बीमारी भी कहते हैं, किताब में लिखा है कि इसलिए कहते हैं कि इसको बीमारी बनने का सलीका नहीं आता। इनका इसका इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है जब किसी बीमारी का जरासूमा या जरासीम, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, प्रोटोजोआ हो, ठीक है, जब किसी बीमारी का जरासीम यानी कि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इंसान के अंदर घुसता है, यानी कि इंसान जब इन्फेक्टेड हुआ, और इन्फेक्टेड होने के बाद जब उसकी निशानियां मरीज के अंदर दिखने लग जाती हैं, वो जो पीरियड होता है उसको इनक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। इसको यूनानी में मुद्दत हजानत या मुद्दत मुलायला भी कहते हैं। कई बार इनक्यूबेशन के बारे में पूछ लेते हैं। इनक्यूबेशन पीरियड क्या है? जब कोई आदमी इन्फेक्टेड हुआ, जब कोई आदमी इन्फेक्टेड हुआ, मतलब उसके अंदर जो है बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस जो भी जाने थे गए, और जब उसके अंदर बीमारी की निशानियां निकलनी शुरू हुई, वो जो टाइम पीरियड होता है इसको इनक्यूबेशन पीरियड, मुद्दत मुलायला, मुद्दत हजानत बोलते हैं। और इसका जो चिकन पॉक्स का जो मुद्दत हजानत है वो 10 से 14 दिन है। यानी कि ऐसा मान लीजिए
कोई आदमी किसी चिकन पॉक्स, कोई सही आदमी, तंदुरुस्त आदमी किसी चिकन पॉक्स के मरीज के संपर्क में आया और उसके ऊपर जो दाने निकले हुए थे, चूंकि दाने के अंदर जो इसका वायरस होता है वो पड़ा रहता है, वो एक सही आदमी के संपर्क में, टच में आ गया। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए वो जो वायरस है, जो कि चिकन पॉक्स का वायरस है, मैं मॉडर्न के हिसाब से समझा रहा हूं, वो मान लीजिए किसी तंदुरुस्त आदमी के संपर्क में आया, तो ऐसा नहीं है कि वो एक सेकंड में बीमार हो जाएगा, उसको भी चिकन पॉक्स हो जाएगा टच करते ही, ऐसा नहीं है। तो दूसरे आदमी के अंदर जितना टाइम, जितना समय निशानियां यानी कि बीमारी सामने आने में लगता है, उसको मुद्दत हजानत बोलते हैं। और चिकन पॉक्स का जो मुद्दत हजानत है, 10 से 14 दिन लगते हैं। किसी एक आदमी को इन्फेक्टेड होने के बाद उसमें निशानियां यानी कि साइन एंड सिम्टम नजर आने में 10 से 14 दिन लगते हैं, तो इनक्यूबेशन पीरियड पूछ लेते हैं। इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वेरिसेला जूस्टर, ये मॉडर्न का सवाल है। हालांकि मुआलिजात में हम यूनानी के ऊपर डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मॉडर्न की भी जो बहुत ज़्यादा अहमियत यानी कि ख़ास होती है, वो बता दी जाती हैं। ठीक है। और जो चीज़ छूट जाएंगी यहाँ पर, जो चीज़ नहीं बताई जाएंगी, वो प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन में मॉडर्न वाली बताई जाएंगी। यानी कि प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन में इनको दोबारा से पढ़ाया जाएगा, और मॉडर्न के हिसाब से यानी कि एलोपैथिक के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे जो है यूनानी को, चूंकि हम मुआली जात पढ़ रहे हैं, तो मुआली जात में यूनानी को हम ज्यादा अहमियत देते हैं, क्योंकि यूनानी का कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमसे छूट जाए। हमसे कोई भी पॉइंट जो है यूनानी का नहीं छूटना चाहिए। अब तो इसका जो वायरस है जिससे ये फैलता है, वेरिसेला जूस्टर है। एक चीज होती है पिलियोमॉर्फिक रैशिस। पिलियोमॉर्फिक रैशिस किसको कहते हैं? चिकन पॉक्स में पाया जाता है, मल्टीपल स्टेजेस में रैशिस निकलते हैं। चूंकि होता क्या है, कुछ दाने निकल रहे होते हैं, कुछ निकल चुके होते हैं, बड़े हो चुके थे, और कुछ बैठ रहे होते हैं। तो ये तीनों स्टेज हैं, अलग अलग स्टेज हैं। कुछ निकल रहे होते हैं दाने, कुछ निकल कर बड़े हो चुके होते हैं, और कुछ बैठ रहे होते हैं, क्योंकि फिर ये मुरझा जाते हैं दाने। तो ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे दाने एक साथ निकले। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे दाने एक साथ निकले और एक साथ निकलने के बाद जो है एक साथ बड़े हो गए, बल्कि क्या होता है, कुछ निकल रहे हैं, कुछ बड़े हो गए हैं, कुछ बैठ रहे हैं। यानी कि ये तीनों कंडीशन जो है एक साथ देखने को मिलती है, इसी को बोलते हैं पिलियोमॉर्फिक रैशिस। रैशिस दाने यानी कि ऐस दानों की वो कंडीशन जिसमें कुछ निकल रहे होते हैं, कुछ बड़े हो चुके होते हैं, और कुछ सूख रहे होते हैं। तीनों कंडीशन एक साथ होती हैं, इसको पिलियोमॉर्फिक रैशिस बोलते हैं। एक चीज होती है सेंट्रीपिटल, एक चीज होती है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल का मतलब ये होता है, अगर दाने पहले निकल रहे हैं इंसान के जिस्म के बीच वाले हिस्से पे, और बीच वाले हिस्से पे निकल करके फिर वो बाहर की तरफ फैल रहे हैं, यानी कि सबसे पहले सिर पे, माथे पे निकले, गर्दन पे निकले, छाती पे, सीने पे निकले, उसके बाद बाजुओं पे और टांगों पे निकले। पहले बीच में माथे पे निकले, माथे पे निकल मतलब माथे पे निकले, छाती पे निकले, यानी कि सेंटर से, इसको क्या बोलते हैं, सेंटर, बीच। यानी कि जब बीच से बाहर की तरफ फैले, इसको बोलते हैं सेंट्रीपीटल। ठीक है। और जब पहले बाजुओं पे निकले, फिर छाती की तरफ और चेहरे की तरफ आए, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। लेकिन इसके अंदर चूंकि सेंट्रीपीटल होता है, यानी कि पहले जो है मुंह पे निकलता है, छाती पे निकलता है, उसके बाद बाहर जाता है। ठीक है। तो इसमें जो निकलते हैं दाने, वो निकलते हैं सेंट्रीपिटली। ये सवाल भी पूछ लिया जाता है। एक इसकी निशानी ये है कि ड्यू ड्रॉप ऑन रेशिस पैटर्न, यानी कि गुलाब की पंखड़ियों पर ओस की बूंद। गुलाब की अगर पंखड़ी लें, उसके ऊपर ओस की बूंद, यानी कि बूंदें पड़ी हुई हैं ओस की, जैसे वो सीन लगता है, वो चीज देखने में लगती है। इसी तरीके से चिकन पॉक्स के मरीज के ऊपर भी लगता है कि वो जो दाने दाने होते हैं इंसान के ऊपर, ऐसा लगता है, वो जो दाने हैं आप उनको शबनम यानी कि उसकी बूंद समझ लीजिए, और इंसान का जो बदन है उसको आप गुलाब की पकड़ी पंखुड़ी पंखुड़ी समझ लीजिए। तो उसको बोला है ड्यू ड्रॉप ऑन रोज पैटर्न। ये मिलता है चिकन पॉक्स में। ऐसे ही पूछा जाता है कि ड्यू ड्रॉप ऑन रोज पैटर्न किस में मिलता है? चिकन पॉक्स में मिलता है, हुमायका में मिलता है। एक शिंगल्स इज द पैथोगोनोमिक फीचर, यानी रेशिस में इनएक्टिव फॉर्म में वायरस पड़े रहते हैं। शिंगल्स किसको कहते हैं? जो रैशिस होते हैं ना, जो दाने होते हैं, उसके अंदर जो वायरस है वेरिसेला जूस्टर, वो इनएक्टिव फॉर्म यानी कि एक तरीके से
बेहोश पड़ा रहता है। दाने जो होते हैं ना, इसमें दाने निकलते हैं चिकन पॉक्स में, उसके अंदर जो वायरस है वेरिसेला जूस्टर, वो बेहोश पड़ा रहता है एक तरीके से। कब तक? जब तक इंसान की जो इम्यूनिटी पावर है, जो इंटरनल पावर है, जो इंसान की अंदरूनी पावर है, तब तक वो ताकतवर होती है। इंसान के जो इम्यूनिटी पावर है, इम्यूनिटी पावर उस पावर को बोलते हैं जो सभी के अंदर पाई जाती है, और कुछ लोगों की कमजोर होती है, कुछ की ताकतवर होती है। और उसका क्या काम होता है कि जितनी भी बाहर से आने वाली परेशान करने वाली चीजें हैं, बीमारियां हैं, उनसे इंसान को बचाता है, इंसान की तरफ से उनके साथ लड़ता है उन बीमारियों की वजह से। तो जब तक इम्यूनिटी पावर का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए कोई एक एक महिला जो है सब्जी काट रही थी, और सब्जी काटते हुए उसको क्या लग गई? उसको चाकू लग गया सब्जी काटने वाला। तो उसने क्या किया, वहां पे कोई भी कपड़ा बांध लिया, कोई दवाई नहीं ली, कोई कुछ नहीं, 5-7 दिन में वो अपने आप ठीक हो गया। तो क्यों ठीक हो गया? क्योंकि उसकी इम्यूनिटी पावर मजबूत थी। अगर उसकी इम्यूनिटी पावर वीक होती तो वो पक जाता। ठीक है। तो जब तक इंसान की इम्यूनिटी पावर मजबूत होती है, तो जो वेरिसेला जूस्टर नाम का जो वायरस है, अगर इंसान को कहीं से इन्फेक्टेड हो भी गया है, तो वो जो वायरस है, वो उसमें क्या पड़ रहता है? बेहोश पड़ा रहता है। लेकिन जैसे ही इंसान की इम्यूनिटी पावर कमजोर हुई, तो वेरिसेला जूस्टर यानी कि जो वायरस है, ये एकदम एक्टिव फॉर्म में आ जाता है और अपना काम करना शुरू कर देता है, और मरीज के ऊपर कॉम्प्लिकेशन आने शुरू हो जाते हैं। ये दाने वाने पकने लग जाते हैं, बुखार जो है वो बहुत शदीद आने लग जाता है, और बुखार की दूसरी अलामतें, दूसरी निशानियां सामने आने लगती हैं। जी। इसका इलाज भी जुदरी यानी कि स्मॉल पॉक्स के इलाज की ही तरह करते हैं, लेकिन इसमें इलाज, कई बार इसमें इलाज की जरूरत नहीं भी पड़ती। अगर इसमें बिगाड़ आ जाए, यानी कि कॉम्प्लिकेशन ज्यादा आ जाए, तो इलाज की जरूरत पड़ती है, नहीं तो इसमें इलाज की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें भी वही सब दवाइयां हैं जो कि मुसक्किन खून, यानी कि खून के अंदर, मुसक्किन व मुबर्रिद खून, यानी कि खून के अंदर ठंडक पैदा करें, जिनमें काफूर, अफ्यून, संदल, नीलोफर, आलू बुखारा, अजवाइन, खुरासानी, भंग, दतूरा, दम्मल, अखवैन, गीले अरमनी, मुल्तानी है, खमीरा गौजबान, खमीरा मरवारीद है, शरबत गुले लाला है, कुर्स तबाशीर, कुर्स अफसनतीन है। ये सारी जो दवाइयाँ हम स्मॉल पॉक्स में देते हैं, वो सारी दवाइयाँ हम यहाँ भी दे सकते हैं। लेकिन अगर इसकी कंडीशन जो है ज़्यादा ख़राब नहीं, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा उठ करके सामने नहीं आ रहे हैं, तो फिर इलाज की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और अगर कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा आ जाए, यानी कि दिक्कत बहुत ज़्यादा आ जाए, तो फिर जो है कोशिश ये करते हैं, वैसे तो यूनानी जो है कम इसके ऊपर कमांड हासिल कर लेती है, कि फिर इंग्लिश दवाइयाँ चला ली दी जाए। जो एलोप अगर कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, यानी कि मरीज को परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बहुत तेज बुखार आने लगा, और जो दाने हैं वो पकने लग गए, और उसके अंदर से पानी बह रहा है, ठीक है, तो फौरन जो है इंग्लिश मेडिसिन चला देनी चाहिए, जिनमें एंटीबायोटिक चलाते हैं, जैसे सेफ्ट्रेक्सोन चला सकते हैं, एंटासिड चला सकते हैं, रेनिटिडीन चला सकते हैं, पेंटापराजोल चला सकते हैं। एंटीपायरेटिक यानी कि बुखार उतारने वाली दवा, एनाल्जेसिक, पैरासीटामोल। एंटीवायरल, एसिक्लोविर चला सकते हैं, एंटीवायरल, क्योंकि ये एक वायरल डिजीज है, वायरस से होने वाली बीमारी है, वेरिसोला जूस्टर जो एक वायरस है। तो एंटीवायरल जैसे कि एसिक्लोविर वगैरह चला सकते हैं। एंटी एलर्जिक, दाने जो है वो ज्यादा फैले ना, उनको रोकने के लिए एंटी एलर्जिक मेडिसिन चला सकते हैं। ये था हमारा हुमायूं का चिकन पॉक्स। यूनानी में इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है, बाकी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो एलोपैथिक का रह गया है, उसको जो है हम प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन में इसको देखेंगे। अब इसके बाद होता है कि स्कारलेट फीवर। स्कारलेट फीवर के अंदर वैसे तो ज्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन 2-4 चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, इसका जो कॉजेटिव एजेंट है, यानी कि किस वजह से होता है, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बीटा हिमोलाइटिकस से होता है। ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बीटा हिमोलाइटिकस से होता है स्कारलेट फीवर, और इसको हमरा भी कहते हैं। तो नंबर 1 तो इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म या कॉजेटिव एजेंट, यानी कि इसका जो वजह है, इसका जो जरसूमा है, उसका नाम याद रखना है। नंबर 2, स्ट्रॉबेरी टंग। स्ट्रॉबेरी टंग क्या होता है? जब आदमी मुंह खोलता है, तो मुंह के अंदर के जो पेपिलाई हैं, जो दाने दाने से है ना, ये क्या करते हैं, उभर करके सामने आ जाते हैं, और इंसान ऐसा लगता है, इंसान की जीभ ऐसी हो जाती है जैसे वो स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी जो खाने की चीज होती है, जो फल होता है, स्ट्रॉबेरी जैसा हो जाता है इंसान, हो जाती है इंसान की जीभ, इंसान की जबान। ठीक है, तो इसमें स्ट्रॉबेरी टंग किस बीमारी में मिलती है? स्कारलेट फीवर में मिलती है। इसको याद रखना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे हुम्मा करमजिया, हुम्मा बाद शनामिया, हुम्मा सुर्ख, सुर्ख के मैंने लाल के होते हैं, भी कहते हैं। ये इसके यूनानी नाम है, इनको ध्यान रखना है। ये एक बीमारी है जो ज्यादातर बच्चों को होती है। इस बीमारी में गुर्दे में वर्म,
यानी कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाता है। जो इसका कॉम्प्लिकेशन है वो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यानी कि गुर्दे का वर्म है। ये भी एक हुम्मा मुतबिका यानी कि खूनी बुखार है। और इसमें भी वही दवाइयाँ देते हैं जो स्मॉल पॉक्स में देते हैं, जो चिकन पॉक्स में देते हैं। मुबर्रिद व मुसक्किन दवाइयाँ, ठंडी दवाइयाँ वही सारी देते हैं। इसका इलाज भी उसी तरीके से होता है। अब इसमें दो पॉइंट, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि अगर किसी की मौत हुम्मा हमरा यानी कि स्कारलेट फीवर से होती है तो उसकी जो वजह होती है वो होती है गुर्दे का वर्म। इसमें कई बार गुर्दे इतने खराब हो जाते हैं कि गुर्दे फैल हो जाते हैं, उसके अंदर सूजन इतनी ज्यादा आ जाती है, तो क्या होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है। इसमें हमरा में अगर मौत होती है तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वजह से होती है, और अगर स्मॉल पॉक्स में मौत होती है तो सांस घुटने की वजह से होती है। एस्फिक्सिया यानी कि सांस घुटने की वजह से होती है। ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। अब एक आगे बुखार है जिसको बोलते हैं हुम्मा गामिया व हिजियानिया। इसमें कुछ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ इसकी डेफिनेशन यानी कि किसे कहते हैं इतना ध्यान रख लें काफी है। गामिया कहते हैं जब कोई आदमी बहुत गंदा संदा रहना शुरू हो जाता है, साफ सफाई से भागने लग जाता है, उसको गामिया बोल देते हैं। और गंदगी की वजह से जो बुखार हो जाता है उसको हुम्मा गामिया कह देते हैं। और इसी तरीके से हुम्मा हिजियानिया ऐसा बुखार जिसमें मरीज बकवास यानी बड़बड़ाने लगता है। उम्मे हिजियानिया किसे कहते हैं? कुछ लोगों को क्या होता है, जब उनको बुखार होता है तो वो गाली गफ्तार कर देने लग जाते हैं। ठीक है, मेरा ध्यान नहीं रखते, मेरे पैसे ले लिए, मुझे पूछते नहीं हैं। ठीक है, गालियां देने लग जाता है, इधर उधर की बातें करने लग जाता है जोर जोर से। तो वो क्या होता है, इख्तलाफुल अकल यानी कि दिमाग जो है वो काम करना बंद कर देता है एक तरीके से। कैसे होता है, मतलब उसके जो मुंह में आता है वो बोलना शुरू हो जाता है, बड़बड़ाने लग जाता है। तो इसको बड़बड़ाने वाले बुखार को बोलते हैं हिजियानिया, हुम्मा हिजियानी। बस इन दोनों बुखार का इतना याद रखना है कि गामिया गंदगी से होने वाला बुखार, और हिजियानिया जिसमें इंसान जो है वो बड़बड़ाने लग जाए उसको हुम्मा गामिया बोलते हैं। यहाँ पे हमारा पूरा हो गया। अब एक चीज, चूंकि अबू सहल समरकंदी समरकंदी ने ये बोला है कि जो बुखार हैं वो तीन तरह के हैं। नंबर एक हुम्मा योमिया, ठीक है। नंबर दो हुम्मा खिलत्या उफूनिया, जिसको हमने पढ़ा है अभी तक, और उसका लास्ट में हुम्मा हमरा जो है ये हमने लास्ट में उसका पढ़ा है, स्कारलेट फीवर। अब एक लास्ट जो कंडीशन बुखार की बताई थी अल्लामा समरकंदी ने, वो बताई थी हुम्मा दिकिया। हुम्मा दिकिया यानी कि वो बुखार जो टीबी की वजह से आता है, या यानी कि या टीबी। हुम्मा दिकिया टीबी ही को मान लीजिए, टीबी की वजह से आने वाला बुखार, या खुद टीबी। ठीक है, लेकिन जो बीमारी है टीबी है वो तो टीबी है। अब उसका इलाज चाहे मॉडर्न से कर लीजिए, जब मॉडर्न में 5 दवाइयां हैं, आइसोनाइज इथाम्बुटॉल, पायरेजिनामाइड, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, रिफॉम्पिसिन, ये जो पांचों दवाई है चाहे तो इनसे कर लीजिए, चाहे फिर यूनानी से कर लीजिए, चाहे एलोपैथिक से कर लीजिए, चाहे आयुर्वेद से कर लीजिए, होम्योपैथी किसी भी पैथी से कर लीजिए इलाज। बीमारी तो बीमारी है। ठीक है, तो हम इसको जो है, चूंकि बुखार तो बुखार है और बीमारी बीमारी है। अब हम इसमें क्या पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं जो चीजें इसमें हम पढ़ते हैं कि इसकी वजह क्या है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कैसे है, जांचें कैसे हैं, इसके साइन सिम्टम क्या है, इसमें जो पेशाब आता है उसका क्या नाम रखा गया है, इसमें जो पाखाना आता है उसका क्या नाम रखा गया है। तो ये चीजें अलग अलग पैथी के हिसाब से अलग अलग कॉन्सेप्ट लेके आती है। तो अब यहाँ पे जो पढ़ेंगे हम इसका यूनानी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एक आध चीज मॉडर्न पढ़ेंगे, नहीं तो हुम्मा दिकिया का ट्यूबरकुलोसिस का पूरा यूनानी कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी हुम्मा दिकिया यानी कि ट्यूबरकुलोसिस को एलो एलोपैथिक से यानी कि जो मॉडर्न तरीके से पढ़ेंगे हम, वो प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम यूनानी को ही डिस्कस करेंगे। एक आध चीज जो है वो सामने आ सकती है मॉडर्न की, नहीं तो सारा यूनानी पढ़ेंगे हम, और इसके बाद जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हुम्मा दिकिया, हुम्मा दिकिया को यूनानी में सिल्वी बोलते हैं, अल सलाल भी बोलते हैं, और जबूल भी बोलते हैं। ये तीनों चारों इसके नाम हैं। परिभाषा, परिभाषा इसकी क्या है, यह एक किस्म का एबनॉर्मल मिजाज, एब यानी कि जो स्वभाव है इंसान का। देखो क्या चीज कह रहे हैं, एलोपैथिक में क्या कहा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो बैक्टीरिया है उस वजह से होने वाली जो बीमारी है वो ट्यूबरकुलोसिस है।
ये मॉडर्न है। एलोपैथ ये मॉडर्न है, एलोपैथिक है। और यूनानी क्या, यूनानी क्या कह रही है कि ये कोई बुखार नहीं है। ठीक है, ये क्या है, इंसान का मिजाज बदल जाता है। हालांकि इसको बुखार में रखा गया है, बुखार है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है। क्या है, ये सूए मिजाज है, यानी कि इंसान का स्वभाव बदल जाता है और इंसान के स्वभाव में बेइंतहा गर्मी बढ़ जाती है। और बेइंतहा गर्मी बढ़ने से उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, गर्म रहने लग जाता है। इसीलिए इसको हुम्मा दिकिया कह दिया गया, क्योंकि इसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये चीज कही गई है। इसको एकदम डायरेक्ट ये कहा गया ये कोई बीमारी नहीं है, तो मिजाज बदल जाता है इंसान का। यह थ्योरी है यूनानी की। तो यहाँ ये भी पूछा जा सकता है ये यूनानी में क्या है, तो यूनानी में क्या है, सूए मिजाज है, यानी कि मिजाज जो है इंसान का वो एबनॉर्मल हो जाता है, जिसमें जिस्म की गर्मी हरारत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है जिससे जिस्म की वो रतूबात यानी कि नमी, यूनानी क्या मॉडर्न क्या कहती है, थोड़ा सा दोनों में आपस में संबंध पैदा करके इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए, नहीं तो मॉडर्न तो मैं जो है आपको प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन में पढ़ाऊंगा। मॉडर्न क्या कहती है, मॉडर्न कहती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का जो बैक्टीरिया है वो बॉडी को जो है डिजेनरेट करना शुरू कर देता है, खराब करना शुरू कर देता है। लेकिन यूनानी क्या कहती है, यूनानी ये कहती है कि जो इंसान के जिस्म के अंदर रतूबात यानी कि नमी होती है, जब हम किसी इंसान को, किसी तंदुरुस्त इंसान को टच करते हैं तो हमें लगता है कि वो नरम होता है। बच्चे सबसे ज्यादा नरम होते हैं, जवान थोड़े कम नरम होते हैं और बूढ़े बिल्कुल खुश्क होते हैं, बहुत कम नरम होते हैं। ठीक है, बूढ़े जो है वो जिस तरह का पेड़ जब पैदा होता है तो वो एक पौधे की तरह पैदा होता है, नरम होता है। फिर जब वो एक जवान दरख्त बन जाता है तो उसके अंदर सख्ती आ जाती है। फिर जब वो बूढ़ा हो जाता है, सूखने लग जाता है, तो वो खुश्क हो जाता है। बिल्कुल ठीक वही हाल इंसान का है। इंसान जब माँ के पेट से पैदा होता है तो बहुत सॉफ्ट होता है, एकदम मुलायम होता है। उसके बाद फिर वो जब एक जवान हो जाता है तो वो सख्ती आ जाती है उसके आज़ा में, उसके ऑर्गन्स में। और जब इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो वो बूढ़े पेड़ की तरह सूख जाता है, खुश्क हो जाते हैं उसके आज़ा। जब टच करके देखते हैं तो कहीं ना कहीं सख्ती और ठंड, क्योंकि इंसान के जो बुढ़ापे का मिजाज है वो बारिदियाबिस है, तो वो महसूस होता है। तो क्या कह रहे हैं यूनानी में कि जो रतूबात है, जो नमी है इंसान के जिस्म की, वो कम होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, अब इसके बारे में इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट रखा, जो शुरू में मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अबू सहल मसीही ने कहा था कि जो रतूबात हैं, जो लिक्विड्स हैं, जो नमी है ना इंसान के अंदर, वो तीन तरह की पाई जाती है। सबसे पहले वो नमी जो नसों के अंदर, वो नमी जो नसों के अंदर जो खून दौड़ रहा है उसके अंदर जो नमी होती है उसको बोला है सबसे पहले नंबर पे अबू सहल मसीही ने। ठीक है, यानी कि खून के अंदर जो नमी होती है, यानी कि उरूक के अंदर अखलात, कौन से खून, बलगम, सफरा, सौदा, खून के जो घटक हैं वो यूनानी के हिसाब से क्या है, खून है, बलगम है, सफरा है, सौदा है। आज हमारा लेसन ये पूरा हो रहा है, आज के बाद हम उमूर तबैया पढ़ेंगे तो उसमें हम इस पर अच्छे से डिस्कशन करेंगे, अच्छे से समझेंगे। और आप लोगों को जो भी स्टूडेंट इस क्लास में हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि वो बिल्कुल गायब ना हो क्लासेस से, क्योंकि अगर उमूर तबैया आपने पढ़ ली तो समझ मान लीजिए कि फिर आप पूरा यूनानी आप फटाफट पढ़ते चले जाएंगे। कमर की हड्डी मान लीजिए आप, यूनानी की उमूर तबैया, जिसने उमूर तबैया पढ़ लिया उसने यूनानी समझ ली ढंग से, जिसने पढ़ लिया। तो मैं आपको बता रहा था कि उरूक के अंदर जो नमी होती है, जिसमें खून होता है, बलगम होता है, सफरा हो, सोता है, ये सारी चीजें खून ही की टाइप है। ठीक है, तो इनके अंदर सबसे पहले हुम्मा दिकिया, यानी कि इंसान को जो मिजाज गर्मी पाता है, सबसे पहले वो जो उरूक के दहाने पर, यानी कि उरूक के अंदर खून, बलगम, सफरा, सौदा में जो नमी है उसको खुश करना शुरू कर देता, पहले दर्जे में। दूसरे दर्जे में रुतूबत जौहरिया, जौहरिया क्या कहते हैं वो रुतूबत जौहरिया या तल्लिया, यानी कि कैविटी फ्लूइड, कैविटी जैसे कि पेट के अंदर जो नमी है, आंतों के अंदर जो नमी है, मसाने के अंदर जो नमी है। ठीक है, उसको क्या बोला गया है, उसको बोला गया रतूबत तजावीफ या वतलिया, यानी कि नस के बाहर जो पेट में, आंतों में, मसाने में, गुर्दों में जहां भी जो नमी है उसको बोलते हैं रतूबत तजावीफ या वतलिया। अब एक रतूबत ऐसी होती है जो हर जगह होती है इंसान के जिस्म में, हर जगह। हर जगह का मतलब इंसान के जिस्म में हर जगह क्या चीज है, सेल्स, कोशिकाएं। अब कोशिकाओं के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। यूनानी में बोलते हैं रतूबात खलिया, साइटोप्लाज्म को यूनानी में रतूबात खलिया बोलते हैं।
तो जो रतूबात खलिया होती है तीसरे दर्जे में उसको खुश्क करने लग जाती है। हुम्मे दिक्किया में होने वाला इंसान का सूए मिजाज, यानी कि जो इंसान के मिजाज में गर्मी बढ़ जाती है, वो जो सेल्स के अंदर एक रुतूबात, एक नमी पाई जाती है जिसको साइटोप्लाज्म बोल देते हैं, जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होती है। सेल मेम्ब्रेन होती है, बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस, सेंटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रक, ठीक है। और कोशिका की जो कवरिंग होती है, उनके बीच में जो पानी भरा होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, गोल्जी अपरेटस, गोल्जी बॉडी होती है, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। तो वो जो साइटोप्लाज्म है, हुम्माए दिक्किया के तीसरे दर्जे में उसको खुश्क करने लग जाती है इंसान के मिजाज की गर्मी। तो उसी हिसाब से जो है हुम्माए दिक्किया को तीन दर्जों में बांटा गया है। उससे पहले हम जो है इसका सबब और कारण जान लेते हैं कि इसकी वजह क्या है। सबब और कारण यानी कि जो हुम्माए दिक्किया है, अगर हम मॉडर्न की बात करें तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का जो बैक्टीरिया है, वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वो एक बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया किस चीज से देखते हैं? नंगी आंख से कई बैक्टीरिया आज तक किसी ने देखा है? नहीं देखा। किसी एक ने भी कभी दर्शन किए हैं बैक्टीरिया के? नहीं। क्यों नहीं किए? क्योंकि ये चीजें होती है माइक्रोस्कोप से देखने वाली। तो सीधी सी बात है, माइक्रोस्कोप के आने के बाद आया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। और यूनानी तो 6000 साल से चली आ रही है। तो पहले क्या चीज मानी जाती थी इसकी वजह? पहले इसकी वजह मानी जाती थी मादा, उसका सीधा सीधा नाम रख दिया मादा मुहर्रिका। मुहर्रिक बोलते हैं यानी कि ऐसा मादा जो जला हुआ मादा हो। मुंजाविला, मादा सिल्लिया, ये तीन नाम है, मादा मुहर्रिका, मादा मुंजाविला, मादा सिल्लिया। सिल के मैंने भी दिक के ही आते हैं, टीबी के ही आते हैं। जिस तरीके से दिक के मैंने टीबी के आते हैं, सिल के मैंने भी टीबी के ही आते हैं। ये एक ही चीज है, मादा मुहर्रिका, मादा मुंजाविला, मादा सिलिया एक ही चीज है। यानी कि इन्होंने क्या कहा कि टीबी का बुखार पैदा करने वाली जो वजह है जिससे टीबी का बुखार होता है, वो टीबी का मादा है, ठीक है। टीबी का मादा यानी कि पदार्थ है, वो एक पदार्थ है। चूंकि इन्हें नहीं पता था कि वो क्या चीज है, क्योंकि इनके पास माइक्रोस्कोप नहीं थी जो ये चीज देख लें कि कि बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। बस इन्होंने क्या कहा, मादाए सिल्लिया, मादाए मुहर्रिका, मादाए मुंजाविला है। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दे दिया, एक थ्योरी दे दी, ठीक है। और यही सबब है, यही कारण है। उसके बाद हुम्मा दिक्क के दर्जात यानी कि क्लासिफिकेशन जब करते हैं, तो सबसे पहले टीबी में होता क्या है नॉर्मली, मैं थोड़ा सा इसको साथ साथ जो है मॉडर्न से जोड़ करके बता रहा हूँ आपको। एनोरेक्सिया यानी कि भूख कम लगनी शुरू हो जाती है। इंसान को रात में जो है, शाम में पसीना आने लग जाता है। इवनिंग राइज टेम्परेचर, शाम में जो है बुखार आने लग जाता है। लॉस ऑफ वेट यानी कि इंसान का जो है क्या हो जाता है, वजन कम होने लग जाता है ट्यूबरकुलोसिस में, टीबी में। ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो नॉर्मली हम जो है एलोपैथिक में इसको पढ़ते हैं। अब यूनानी में जो है इसको तीन दर्जों में रखा गया है। हुम्मा दिक यानी कि जो ट्यूबरकुलोसिस है या ट्यूबरकुलोसिस का बुखार है, जो ट्यूबरकुलोसिस है या ट्यूबरकुलोसिस का बुखार है, एक ही चीज माना गया है। टीबी और टीबी के बुखार को एक ही चीज माना गया है यूनानी में। तो इसको तीन दर्जों में रखा गया। नंबर एक हुम्मा दिक, नंबर दो हुम्मा जबूल, और नंबर तीन हुम्मा मुफत्तित, ठीक है। और ये जो सारी वजन का कम होना यानी कि लॉस ऑफ वेट, भूख का कम होना एनोरेक्सिया, शाम के टाइम पसीना आना, इवनिंग राइज टेम्परेचर, शाम को बुखार आना, ये जो चारों पांचों जितनी भी निशानियां हैं, सारी के सारी हम दर्जा दिक यानी कि पहले दर्जे में आ जाती है। ये सारी की सारी पहले दर्जे में आ जाती है। जो पहला दर्जा है, बहुत गौर करने की जरूरत है, जो दर्जा दिक है, जो पहला दर्जा है, दूसरा दर्जा जबूल है, तीसरा मुफत्तित है। पेज नंबर 461 पे जो मैंने आपको नोट्स दिए हुए हैं उनके अंदर आप पढ़ सकते हैं। जो पहला दर्जा है जिसको दर्जाए दिक कहते हैं, इस दर्जे में यानी कि इस बुखार में वो रतूबात जो खून के अंदर होती है वो खुश्क होनी शुरू हो जाती है मादाए सिलिया से, या मादाए मुहर्रिका, मादाए मुंजाविला, एक ही चीज है उससे, ठीक है। तो खून के अंदर पाई जाती है, यानी रुतूबात उरूकिया को खराब करता है। रुतूबात उरूकिया, उरूक के अंदर जो रुतूबात हैं, जो नमी है, उसको सबसे पहले दर्जे में
दर्जाए दिक में खराब करने लग जाता है मादाए सिलिया, यानी कि जो खून के अंदर नमी है उसको खराब करने लग जाता है। और ये जो चारों पांचों निशानियां हैं, भूख का कम लगना, कमजोर हो जाना, ठीक है, शाम के टाइम पसीना आना, शाम के टाइम हल्का हल्का बुखार आना, ठीक है, ये सारी की सारी जो निशानियां हैं ये हुम्माए दिक के दर्जाए दर्जाए दिक यानी कि पहले दर्जे में ही पाई जानी शुरू हो जाती है। अब दूसरा दर्जा जो है वो दूसरा दर्जा है जबूल का। इस दर्जे में आज़ा यानी ऑर्गन्स पिघलने लगते हैं, इसमें वो रतूबात पिघलने लगती है जो कि खलाओं के अंदर पाई जाती है, यानी कि रतूबत तजावीफिया व तलिया, यानी कि पेट के अंदर, मसाने के अंदर, आंतों के अंदर जो रतूबात है, जो चिकनाहट है, वो खुश्क होनी शुरू हो जाती है दूसरे दर्जे में, ठीक है। और दर्जा मुफत्तित, मुफत्तित के मायने असल में क्या होता है, अगर हम अरबी की लुगत खोल करके देखें या यूनानी की लुगत खोल करके देखें, डिक्शनरी खोल करके देखें, मुफत्तित के मतलब होता है चूरा चूरा कर देना। चूंकि जो तीसरा दर्जा है, ठीक है, जो तीसरा दर्जा है टीबी का, उसके अंदर होता क्या है, इंसान बेहद टूट गया होता है, टूट चुका होता है, बीमारी उसको बहुत हद तक कमजोर कर चुकी होती है। और इस दर्जे में जो रतूबत जौहरिया है, उनसुरिया है, उस्तुकुसिया है, गरीजिया है, ये किसके नाम है, ये साइटोप्लाज्म को बोलते हैं। साइटोप्लाज्म के क्या नाम है, रतूबत जौहरिया, उनसुरिया, उस्तुकुसिया, गरीजिया, यानी कि इंसान के जिस्म के हर हर हिस्से में, हर हर हिस्से में, चूंकि इंसान के अंदर, इंसान किस चीज से बना है, सेल से बना है, खलिया से बना है, कोशिका से बना है। तो इंसान के जिस्म के अंदर जितनी भी सेल्स हैं और सेल्स के अंदर जितना भी साइटोप्लाज्म है वो खुश्क होना शुरू हो जाता है और इंसान मुफत्तित दर्जा मुफत्तित में पहुंच जाता है, यानी कि उसके अंदर टूट फूट शुरू हो जाती है और वो बहुत ज्यादा कमजोर और लागिर हो जाता है। इस दर्जे में उन रतूबात से संपर्क होता है जो ऑर्गन्स के अंदर पाई जाती है, यानी वो रतूबात या खलियात सेल्स में पाई जाती है, यानी साइटोप्लाज्म सूखने लगता है। इस दर्जे में आजा में टूट फूट हो जाती है। इस दर्जे का दूसरा नाम दर्जाए मुहश्शिफ भी है। दर्जाए मुफत्तित को दर्जाए मुहश्शिफ भी बोलते हैं। एग्जाम की नजर से, परीक्षा की नजर से ये पॉइंट भी देखने लायक है, इंपॉर्टेंट है, आया हुआ सवाल है। दर्जाए मुहश्शिफ भी दर्जाए मुफत्तित ही को बोलते हैं। तीसरे दर्जाए, जो हुम्मा दिक का तीसरा दर्जा है, दर्जा दिक, उसी का नाम है हुम्मा मुहश्शिफ। अलामात यानी कि निशानियां क्या क्या होती हैं जब किसी को टीबी हो जाती है, क्या क्या होती है। अगर दिक का मादा यानी दिक का जो पदार्थ है सभी ऑर्गन्स में घुस जाए तो उसे तदर्रुन व तहब्बुब कहते हैं। अगर अगर सभी आज़ा में, यानी कि इंसान के जितने भी आज़ा हैं, अगर सब में कहीं ना कहीं टीबी का असर हो जाए तो उसको तदर्रुन व तहब्बुब कहते हैं। ये लाजमी, यानी कि वेसल्स के अंदर किस्म का बुखार होता है लाजमी। देखिए मैं आपको पढ़ा के आ चुका हूं, अगर हम हुम्माए दमविया को छोड़ दें, यानी कि मुतबिका को छोड़ दें, तो हुम्माए मुआजिबा, हुम्माए गिब और हुम्माए रिबा, यानी कि बलगमी बुखार, सफरावी बुखार और सौदावी बुखार, इनमें दो तरीके से आ रहे थे। एक तो आ रही थी जो उरूक के अंदर बलगम सफरा सौदा है, जब उसके अंदर उफूनत होती है तो उसको लाजमी बोलते हैं और दायमी बोलते हैं। और जब उरूक के बाहर बलगम सफरा सौदा उसके अंदर उफूनत होती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको दायरा बोलते हैं, ठीक है, और नायबा बोलते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये जो हुम्माए हुम्माए दिकिया है, ये क्या होता है, वेसल्स के अंदर, यानी कि उरूक के अंदर जो है, उरूक के अंदर यानी कि लाजिमा टाइप का बुखार है। ये बाहर से डिस्टर्ब नहीं करता, ये बिल्कुल अंदर से डिस्टर्ब करता है, लाजिमा किस्म का बुखार है। इसमें जो बुखार आता है वो रेगुलर टाइप का आता है। मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, कुछ बुखार होते हैं जो हुम्मा मुख्तलता कहलाते हैं, यानी कि इरेगुलर फीवर, और जिनकी खास वजह क्या है, उनकी खास वजह क्या है, वरम, ठीक है, जिसके अंदर वो बुखार जो अंदर से ठंडे बाहर से गर्म, अफियालूस, ठीक है। कुछ बुखार ऐसे होते हैं जो अंदर से गर्म बाहर से ठंडे होते हैं, ठीक है। और वो बुखार जिनके अंदर बेकायदगी, यानी कि इंसान ज्यादा जागने लग जाता है उसकी वजह से, तो ये इरेगुलर फीवर होते हैं। लेकिन ये जो टीबी है, ये जो हुम्मा दिक है, ये रेगुलर किस्म का बुखार है, यानी कि ये लगातार चढ़ता ही रहता है, रोजाना शाम को बुखार आना ही है, इंसान को गिरा पड़ा रहना ही है। समझ में आ रहे हैं, इंसान की कंडीशन ऐसी ही लचर पचर रहनी ही है। तो इसको बाकायदा बुखार या रेगुलर बुखार बोलते हैं, हुम्मा, ठीक है, इसको याद रखना है। अब जो ट्यूबरकुलोसिस है,
यानी कि जो हुम्मा दिक है उसको हुम्मा सिल भी बोलते हैं। लेकिन अगर हम दिक के मायने डिक्शनरी में देखें तो दिक के मायने होते हैं बारीक होना। दिक के मायने बारीक होना और सिल के मायने कमजोर होना। ठीक है। और कमजोर को क्या बोलते हैं? लागिरी। तो दिक के मायने बारीक होना और सिल के मायने लागिरी होना। हुम्मा दिक का शुबा हुम्मा लिस्का से होता है। हुम्मा लिस्का किसको बोलते हैं? हुम्माए मुआजिबा लाजिमा दायमा को हुम्माए लिस्का भी बोलते हैं। जब हम बलगमी बुखार पढ़ रहे थे तो आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था वो बुखार जो कि बलगम में उफूनत की वजह से आता है, लेकिन उस बलगम में उफूनत की वजह से आता है जो कि नस के अंदर है। इस बलगम में जो कि नस के अंदर है तो उसको मुआजिबा लाजिमा दायमा कहते हैं। और उसका एक छोटा सा नाम क्या है? लिस्का। हुम्मा लिस्का। तो हुम्मा लिस्का और हुम्मा दिक दोनों एक जैसे बुखार है। वही हल्का हल्का सा बुखार इंसान को रहना, गिरी पड़ी सी जान रहनी है, बॉडी जो है थकान थकान सी रहनी है। तो दोनों में आपस में क्या होता है? एक दूसरे में वो लगता है। और वहां क्या होता है? कई बार कई बार तबीब क्या करते हैं? हुम्मा दिक में लिस्का का इलाज करने लग जाते हैं और लिस्का में दिक का इलाज करने लग जाते हैं, अगर उनको अच्छे से डायग्नोस ना बने तो। इस मर्ज में नब्ज जो है वो सगीर व मुतवातिर होती है। ठीक है, सगीर होती है, मुतवातिर होती है, यानी कि छोटी होती है और जल्दी जल्दी चलती है। हुम्मा दिक में बोले दहनी। बोले दहनी, दहन बोलते हैं तेल को। इसके अंदर जो पेशाब आता है हुम्मा दिक में वो बोले दहनी यानी तेल या चर्बी जैसा, यानी कि ऐसा बुखार आता है जिसमें चर्बी चर्बी सी होती है। पहले क्या करते थे? किसी खाली शीशी में जो है पेशाब को मरीज को बोलते थे, जो अतिब्बा इकराम होते थे यूनानी, कि भाई साफ शीशी में पेशाब को लेकर के आना या साफ बर्तन में पेशाब को लेकर के आना। फिर उसका मुआयना करते थे तो देखते थे कि उसके अंदर कुछ बहुत सारी चीजों को देखते थे जो कि कारूरा में मैं पढ़ा चुका हूं आपको। तो हुम्मा दिक में जो पेशाब, जो दिक का जो मरीज है, जो टीबी का मरीज है, उसके पेशाब के अंदर चिकनाट चिकनाट सी आनी शुरू हो जाती है। मरीज के बौल व बराज यानी पेशाब व पाखाना में बलगम आने लगता है। दिक के दस्त इसहाल जोबानी। ठीक है। जो टीबी का मरीज होता है उसमें जो दस्त लगते हैं, दस्त के अंदर क्या होता है? इस हाले जोबानी, यानी कि जो इसमें दस्त लगते हैं उसको इस हाले जोबानी कहते हैं। दिक सबसे ज्यादा फेफड़ों को प्रभावित करता है। ये मॉडर्न में भी यही है कि सबसे पहले किसको टीबी कहाँ होती है? लंग्स में होती है। और यूनानी में भी यही है, सबसे ज्यादा फेफड़ों को प्रभावित करता है। आंतों को, मिजेंट्रिक नोड्स को, बोन्स यानी हड्डियों को, जेनेटल ऑर्गन यानी कि यूट्रस, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, इन सब को भी प्रभावित करता है। और बाकी पूरी जिस्म में इंसान के कहीं भी टीबी हो सकती है। अगर दिक का मादा सभी ऑर्गन्स में फैल जाए तो उसे तदर्रुन और तहब्बुब कहते हैं। ये बोल चुका हूं। भूख कब लगती है? मरीज कमजोर हो जाता है। इलाज क्या है इसका? इलाज में बारिद, रतब, ठंडी और तर दवाओं और गिजाओं को देते हैं। ठीक है। ठंडे खाने देते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक सूए मिजाज है, यानी कि मिजाज के अंदर एबनॉर्मलिटी आती है, मिजाज के अंदर गर्मी हो जाती है, इसलिए इसमें क्या देते हैं? खाने, ठंडे खाने देते हैं, ठंडी गिजाएं देते हैं और ठंडी ही दवाई देते हैं। कौन कौन सी? कुर्स तबाशीर, ठीक है, कुर्स काफूर, नुस्खा गरी उस समक। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ। नुस्खा गरी उस समक किस बीमारी में इस्तेमाल करते हैं? हुम्मा दिक में इस्तेमाल करते हैं। अर्क हरा भरा, ये एक अर्क है। ठीक है, हरा हरा भरा नाम से। शीरे गांव, माउल जबन, दवाउल तुरंजबीन, ये सारी की सारी वो दवाइयां हैं जो ट्यूबरकुलोसिस यानी कि हुम्मा दिक में यूनानी में इस्तेमाल कराई जा सकती है। और यहाँ पर जो है आज हमारा कंप्लीट हो गया है। जो 10 फरवरी से हमने शुरू किया था, आज हमारा कंप्लीट हो गया है। कल से जो है हम दोबारा से शुरू करेंगे। जो बच्चे हमारे पुराने हैं उनका रिवीजन हो जाएगा और जो बच्चे नए जुड़े हैं वो शुरू से समझने लग जाएंगे। जो बच्चे पुराने हैं मुझे उम्मीद है उनको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, क्योंकि तकरीबन तकरीबन 2 महीने कुछ दिन हो गए हैं। 2 महीने, मार्च अप्रैल मई, अप्रैल मई पूरा, और मार्च के जो है उसके 27 दिन मान लीजिए, यानी कि 3 महीने तकरीबन। हमने 3 महीने में तकरीबन ये सिलेबस पूरा किया है। और अब हम शुरू कर रहे हैं, इसको भी हम शुरू पूरा कर ही देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा पूरा बिल्कुल। ये हमारा वादा है आप लोगों से कि हम इसको पूरा करेंगे। और जो बच्चे अब पढ़ रहे थे हमारे साथ, भाई मेरी रिक्वेस्ट तो ये है कि आप छोड़ करके ना जाएं, क्योंकि छोड़ करके जाओगे भूल भाल जाओगे। और आप लोगों को मैं यही
आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, मेहनत से पढ़िए, लगे रहिए। और जो बच्चे नए जुड़े हैं वो फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे, फिर उनका दूसरी बार रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक ये था, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए भाई। आज हमारा जो सिलेबस था वो कंप्लीट हो